हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन ऊर्जा संसाधन के बारे में। इसके अंदर से आपके आरएस परी में 1 से 2 सवाल जरूर आएंगे, ये भी याद रखना। इसमें बात करें तो देखो कि कौन कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं। नवीकरणीय आ जाता है और दूसरा अनवीकरणीय स्रोतों के बारे में आपको देखना है। सबसे पहले अपन बात करें, जो ऊर्जा संसाधन है ना, उनको कितने प्रकार के भागों में बांटा गया है। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधनों का जब जिक्र होता है तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक आता है उत्पादन के आधार पर। कौन सा आता है? उत्पादन के आधार पर। उत्पादन के आधार पर। और दूसरा जाता है संभावनाओं के आधार पर। संभावनाओं के आधार पर। ठीक है। अब उत्पादन के आधार पर भी इनको आगे चलकर 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले का नाम आ जाता है परंपरागत। कौन सा आता है? परंपरागत आता है। परंपरागत स्रोत आते हैं। और परंपरागत स्रोत में भी कौन कौन से आते हैं वो भी देखेंगे। और दूसरे का नाम आ जाता है गैर परंपरागत। क्या नाम आता है? गैर परंपरागत आता है सेकंड वाले का। उसी प्रकार से संभावनाओं के आधार पर भी बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। वो कौन कौन से आते हैं देखो। पहला तो आ जाता है अनवीकरणीय। कौन सा आता है? अनवीकरणीय। और दूसरे का नाम आ जाता है नवीकरणीय। इस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है। बात की जाए परंपरागत स्रोतों, ऊर्जा स्रोतों के बारे में, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप परंपरागत। ठीक है। परंपरागत स्रोतों के अंदर से कौन कौन से स्रोत शामिल होंगे ऊर्जा संसाधनों के? तो देखो, पहले का नाम आ जाता है जलीय विद्युत। ठीक है। दूसरी बात की जाए तो कोयला आ गया। तीसरा बात किया जाए तो पेट्रोलियम आ जाता है। कौन सा आता है? पेट्रोलियम आ जाता है। और चौथा बात करें तो ये प्राकृतिक गैस आ जाती है। प्राकृतिक गैस आ जाती है। ये सारे के सारे परंपरागत स्रोतों के अंदर शामिल किए जाते हैं। ये जो 3 है ना, ये ताप विद्युत है। क्या जाती हैं? ताप विद्युत। और ऊपर वाला है ये हाइड्रो के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? गैर परंपरागत है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर लिखो गैर परंपरागत। गैर परंपरागत स्रोत। गैर परंपरागत स्रोतों में से कौन कौन से स्रोत आपको देखने को मिलेंगे? जैसे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में बात करें, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद में बायोगैस। ठीक है। बायोगैस के बारे में बात करें, बायोमास। बायोमास। बायोमास के बारे में बात करें तो ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के बारे में बात करें तो दूसरा जाता है भूतापीय। ठीक है। भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा के बाद में एक और आ जाता है आणविक। कौन सा आता है? आणविक ऊर्जा। ये सारे के सारे गैर परंपरागत स्रोतों के अंदर से शामिल किए जाते हैं। अब बात करते हैं जो अपन ने यहाँ पर डिवाइडेशन किया था ना, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे संभावनाओं के आधार पर, तो यहाँ पर लिखो अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। अनवीकरणीय के अंदर से जैसे कोयला हो गया, कोयला के बाद में प्राकृतिक गैस आ जाती है। प्राकृतिक गैस आ गई। प्राकृतिक गैस के साथ में एक और लिख सकते हो, कौन सा? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आ गया। ठीक है। और पेट्रोलियम के बाद में बात करें तो एक और आ जाता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। ये सारे के सारे क्या हैं? अनवीकरणीय स्रोत माने जाते हैं। दूसरा जो संभावनाओं के आधार पर अपने डिवाइडेशन किया था, उसका नाम आ जाता है नवीकरणीय। क्या जाता है? नवीकरणीय। और नवीकरणीय के अंदर से कौन कौन से हैं देखो। पहला तो आ जाता है हाइड्रो, जिसको जलीय विद्युत कहा जाता है। दूसरा बात करें तो सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। और तीसरा बात करें तो जैसे पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के बाद में एक और आ जाता है बायोगैस। बायोगैस के बाद में बायोमास। बायोमास।
बायोमास के बाद में एक और आ जाता है जंवारीय ऊर्जा। जंवारीय ऊर्जा। जंवारीय ऊर्जा के बाद में आता है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा। ये सारे के सारे क्या हैं गाइज, नवीकरणीय स्रोतों के अंदर से आते हैं। वैसे देखा जाए तो इनको संभावनाओं के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। इतना थोड़ा बहुत आपको याद रखना है, जिससे थोड़ा बेसिक जो सवाल आ जाए वो आप आराम से हल कर सकते हो। और जो करंट का डाटा है वो भी अपन पढ़ने वाले हैं एकदम कंप्लीट तरीके से। अगर ऊर्जा के अंदर से कोई भी सवाल आता है ऊर्जा संसाधन से, तो वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, 100% लिख लेना। अब बात करते हैं तो राजस्थान के निर्माण के समय 1949 का समय। 1949 के अंदर से जो कुल स्थापित विद्युत क्षमता थी वो थी 13.27 मेगावाट। ठीक है, इस समय इतनी थी। बाद में क्या था, इस समय राजस्थान में सिर्फ 42 गांव और कुछ गांवों के अंदर से विद्युतीकरण हुआ था। और बाद में 1 जुलाई का समय आता है। 1 जुलाई कब, 1957। 1 जुलाई 1957 के अंदर से स्थापना होती है RSEB की। RSEB के बोले तो राजस्थान विद्युत मंडल की स्थापना होती है। ठीक है, स्थापना हुई कब हुई ये भी याद रखना, 1 जुलाई 1957 को होती है। बाद में समय बीतता जाता है और 19 जुलाई की बात आती है। कब आता है, 19 जुलाई 2000 की। इस समय क्या होता है, जो RSEB की स्थापना होती है इसमें 5 कंपनियों में इसको विभाजित कर दिया जाता है और एक आयोग का भी गठन होता है, वो भी याद रखना, राजस्थान विद्युत नियामक क्या आता है, नियामक आयोग। इसकी स्थापना कब की जाती है वो भी याद रखना, 2 जनवरी को होती है। 2 जनवरी कब, 2000 को होती है इसकी स्थापना, राजस्थान विद्युत नियामक आयोग की। अब बात करें तो राजस्थान के अंदर से ऊर्जा के क्षेत्र में जो सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी, जब अपन 5 ईयर प्लान पढ़ोगे, जब कभी एक क्लास लेकर आ जाऊंगा कि जिसमें राजस्थान या फिर जितनी भी भारत की जितनी भी पंचवर्षीय योजना आती हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेंगे। तो एक 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर से क्या होता है कि राजस्थान में ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाती है। और उस योजना में कुल राशि का बात करें तो 36.92%, कितना परसेंट, 36.92% वे है वो ऊर्जा के क्षेत्र में वे होता है। 36.92% ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में वे किया जाता है। आपका काम है ओनली सुनना। PDF फाइल आपको मिल जाएगी, बिंदास रहो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा चीज़ मैं लिखा दूंगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखना, 14 दिसंबर। 14 दिसंबर क्यों खास है उसी के बारे में बात करें तो 14 दिसंबर को राजस्थान के अंदर से ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ऊर्जा संरक्षण दिवस। ठीक है, कब बनाया जाता है, 14 सितंबर को बनाया जाता है। वैसे देखा जाए तो एक और लिख लो फिर, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस। ये कब बनाया जाता है ये भी लिख सकते हो, ये 20 अगस्त को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 20 अगस्त को इसको मनाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं आगे। तो देखो राजस्थान के अंदर से जो प्रति व्यक्ति उपभोग है वो कितना है प्रति वर्ष का, तो 1282 मेगावाट। ये भी याद रखना। ठीक है, मेगावाट ये प्रति व्यक्ति उपभोग है, ये याद रखना, प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, 1282 मेगावाट आ जाता है। अभी वर्तमान का डाटा बात करें तो राजस्थान के अंदर से वर्तमान में जो अधिवस्थित जो विद्युत क्षमता है वो कितनी आ जाती है, 24,783.64 मेगावाट वर्तमान। ठीक है, या फिर कह सकते हो गाइज 24.78 गीगावाट, ये भी आप कह सकते हो। ये जो डेटा है ये 31 मार्च 2024 तक का है, ये भी याद रखना, नवीनतम है। अब बात करते हैं कि जो ऊर्जा को किस प्रकार से आप डिवाइड करोगे, जैसे
राज्य सरकार की कितनी भागीदारी है, केंद्रीय परियोजनाओं को किस प्रकार से आवंटित किया जाता है, और बात करें निजी क्षेत्र की कितनी है, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डालो गाइस, क्या डालोगे? ऊर्जा की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता, उत्पादन क्षमता किस प्रकार से है वो भी याद रखना। थोड़ा बहुत ये डाटा याद रखना आपको। अगर ऊर्जा से सवाल आएगा तो एक सवाल आपका डेटा से आएगा, 100% याद रखना। पहला बात कर लेते हैं अपन राज्य के बारे में। राज्य की स्वयं की भागीदारी, राज्य की स्वयं की भागीदारी या फिर परियोजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आ जाता है तापीय। तापीय कितना है वो याद रखना। 2023-24 का डेटा बात करें अपन तो कितना बताना है आपको? 7,830 मेगावाट बताना है। दूसरा बात करते हैं अपन जलीय विद्युत। जलीय विद्युत, जलीय विद्युत का डेटा कितना बताओगे वो भी याद रखना। 1017.29 मेगावाट बताना है। तीसरा लिखते हैं अपन गैस। गैस के अंदर कितना बताओगे तो 600.50 मेगावाट आपको बताना है। ये ओनली राजस्थान के हैं, ये याद रखना। टोटल पूछे तो ये टोटल बता सकते हो आप, कितना बताओगे? 9,447.79 मेगावाट ये कुल राज्य का स्वयं का है। आगे बात करते हैं केंद्रीय परियोजनाओं में राज्य की आवंटित किस प्रकार से किया जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हो केंद्रीय परियोजनाओं का, केंद्रीय परियोजनाओं का। केंद्रीय परियोजनाओं के आधार पर किस प्रकार से इनको अलग अलग किया गया है। पहला तो आ जाता है देखो तापीय। तापीय कितना आएगा? 1916.37 मेगावाट आपको बताना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं तापीय के बाद में जलीय विद्युत, कितना बताना है? जलीय विद्युत का कितना है ये भी याद रखना। 740.66 मेगावाट आपको बताना है। बात करें गैस के बारे में तो गैस का शून्य आपको देखने को मिल जाता है। चौथा बात करते हैं अपन तो आ जाता है परमाणु वाला। परमाणु का डाटा बात करें तो कितना जाता है? 456.74 मेगावाट ये बताना है। अगर केंद्रीय परियोजनाओं से राज्य को आवंटित की गई हैं उनका अगर आपसे टोटल पूछा जाए तो याद रखना कितना बताना है? 3,113.77 मेगावाट आपको बताना है। ये डेटा याद रखना। ठीक है। तीसरा बात करते हैं, तीसरा नाम आता है RRC व निजी क्षेत्र की। निजी क्षेत्र की, निजी क्षेत्र की आपको बात करें तो सबसे पहले पवन के बारे में बात करते हैं। तो पवन में कितना है तो याद रखना 4,359.63 मेगावाट आपको बताना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? बायोमास। बायोमास, बायोमास का डेटा आपको कितना बताना है? 109.95 मेगावाट आपको बताना है। दो हो गए। तीसरा और लिख लेते हैं अपन सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा है ये भी याद रखना। कुसुम PM के साथ में इसको सम्मिलित किया गया है। इसके अंदर से 4,000 कितना है? 4,10 मेगावाट आपको बताना है। चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है ताप या फिर जलीय बोल सकते हो। ताप या फिर जलीय विद्युत कितनी बतानी है तो याद रखना 3,742.00 मेगावाट आपको बतानी है। ये डेटा आपको RRC और निजी क्षेत्र की हो उनका योगदान आपको देखने को मिल जाता है। अगर इनका टोटल बात करें तो कितना आएगा? इनका टोटल याद रख लेना आ जाता है 12,222.08 मेगावाट आपको बताना है। एक चीज़ और याद रखना, जैसे अपन ने यहाँ पर देखो एक ही नंबर इसको दे दो, एक दूसरा नंबर इसको दे दो और तीसरा नंबर इसको दे दो। अगर आपसे टोटल पूछ लिया जाए, सकल योग पूछ लिया जाए तो कितना बताओगे? तो वो भी याद रखना गाइज। इसमें सकल आ जाता है 24,783.64 मेगावाट आपको बताना है। ठीक है। तीनों चारों कंडीशन आपने पढ़े कि केंद्र सरकार का कितना है, स्वयं कितना करता है और साथ ही निजी क्षेत्र का कितना है। और थोड़ा बहुत इनके बारे में बात करते हैं तो भारत में
विद्युत उत्पादन में राजस्थान का स्थान किस प्रकार से है वो देखते हैं। यहाँ पर लिखो, भारत में विद्युत उत्पादन में राजस्थान के स्थान। राजस्थान के स्थानों के बारे में बात करें, अगर तापीय या फिर बोल सकते हो कोयला में है वो 7वां स्थान आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें अगर सौर ऊर्जा में पहला स्थान आपको देखने को मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पवन ऊर्जा के बारे में बात करें तो कौन सा है, पवन ऊर्जा में चौथा है। पवन ऊर्जा के बाद में जल ऊर्जा या फिर जल विद्युत बोल सकते हो, जल विद्युत में कौन सा है ये भी याद रखना, जल विद्युत में 13वां है। गैसीय में बात करें, गैसीय ऊर्जा में कौन सा जाता है, 7वां जाता है। ठीक है, गैसीय ऊर्जा के साथ में परमाणु, अगर बात करें परमाणु ऊर्जा के अंदर से राजस्थान का 12वां स्थान आपको देखने को मिलता है। बायोमास के बारे में बात करें, बायोमास में 14वां स्थान आपको देखने को मिल जाता है। इन डेटा के बारे में याद रखना कि किस प्रकार से क्या क्या है। एक चीज़ और याद रख लेते हैं, देखो तापीय ऊर्जा अगर आपसे पूछी जाए, तापीय या फिर कोयला उत्पादन के अंदर से तापीय ऊर्जा के अंदर से होता है वो राजस्थान के अंदर से पहला स्थान रखती है। अगर बात करें पवन ऊर्जा में बात करें तो दूसरा जाता है। ठीक है, सौर ऊर्जा में बात करें, सौर ऊर्जा में तीसरा जाता है। ये सारे के सारे याद रखना, राजस्थान में विद्युत उत्पादन में स्थान है ये याद रखना इनके। पहला स्थान तापीय फिर कोयले का जाता है। ये थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, किस प्रकार से क्या है क्या नहीं है उनके बारे में। अब बात करते हैं आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो मेन चीज़ है उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर लिखो, राजस्थान की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाएं। ठीक है, इनसे सवाल जरूर आएगा, कैसा आएगा वो भी मैं बता दूंगा। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं किसके बारे में, राजस्थान के स्वयं स्वामित्व वाली परियोजनाएं। राजस्थान के स्वयं की कौन कौन सी हैं वो देखते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है किसका, सूरतगढ़ वाली का, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट या फिर बोल सकते हो स्टेशन। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ये राजस्थान की खुद की है, ये याद रखना। बात करें कहाँ पर है तो ये याद रखना आ जाता है ठुकराना गांव है। कहाँ पर पड़ता है, सूरतगढ़ में पड़ता है, सूरतगढ़ गंगानगर में पड़ जाता है। इसका उपनाम भी याद रखना, उपनाम आ जाता है आधुनिक विकास का तीर्थ, इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं, आधुनिक विकास का तीर्थ इसको कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना बात करें, स्थापना की जाती है 1998 में। ठीक है, और बात करें उत्पादन शुरू कब होता है, उत्पादन शुरू होता है 1999 के अंदर से इसकी स्थापना, मतलब ये काम करना स्टार्ट हो जाती है और ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं इसके बारे में, देखो किस प्रकार से क्या कौन सी यूनिट आ जाती हैं। तो पहली बात करें तो राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है ये भी याद रखना, ये आ जाता है सूरतगढ़ वाला। अब इसके अंदर से 6 इकाइयाँ यूनिट देखने को मिलेंगी, 6 यूनिट, और ये 6 यूनिट हैं, ये हर यूनिट 250 मेगावाट का उत्पादन करती है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया ये याद रखना, 1500 मेगावाट का उत्पादन करती है। अब दो ये तो 6 हैं पुरानी जो लगी हुई हैं, 2 और लगी हुई हैं 7वीं और 8वीं, ये 2 यूनिट लगी हैं तो ये कितना करती हैं, ये 660 का करती हैं। तो 660 मल्टीप्लाई बाई 2 आ जाता है, तो लगभग कितना करेंगी ये 1320 मेगावाट का उत्पादन करती है। और बात करते हैं 9वीं और 10वीं यूनिट हैं, ये प्रस्तावित हैं, याद रखना क्या जाती हैं, प्रस्तावित आ जाती हैं, प्रस्तावित।
अब इनके द्वारा कितना उत्पादन किया जाएगा, इसके अंदर से जो एक यूनिट है ना वो करेगी लगभग 260 मेगावाट का। कितना करेगी, 260 का। ठीक है, ये 9वीं और 10वीं यूनिट आ जाती हैं। अभी बात करें, अगर 7वीं और 8वीं यूनिट को जोड़ लिया जाता है तो ये टोटल जो इसका यूनिट आती है लगभग 8 यूनिट का। 8 यूनिट का जो इनका जो उत्पादन जोड़ लिया जाता है तो वो करीबन आ जाता है 2820 मेगावाट तक का उत्पादन करती है, याद रखना। और ये जो यूनिट है या फिर ये जो है पावर स्टेशन है, ये वर्तमान में राजस्थान का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट माना जाता है। ठीक है, लिख लो इस चीज़ को। राजस्थान का सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन वाला पावर प्लांट्स है, कौन सा है, ये सूरतगढ़ वाला जाता है। अब सूरतगढ़ से चलते हैं अपन कोटा की तरफ। दूसरा आता है कौन सा, कोटा सुपर थर्मल। कोटा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये कहाँ पर है, नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पर है, कोटा में है। ये राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन है, याद रखना। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है, ये कोटा वाला जाता है। इसकी स्थापना बात करें, स्थापना कितनी बताओगे, इसको 1978 में स्थापित किया जाता है, लेकिन उत्पादन इसका शुरू होता है कब, 1983 में स्टार्ट हो जाता है। और बात करते हैं इसके बारे में, तो ये है ना, ये है राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर स्टेशन आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना। पहला कौन सा है, पहला अपन पढ़ कर आए हैं, सूरतगढ़ वाला है। आगे बात करें तो ये क्या है, देखो ये राज्य में कोयला आधारित प्रथम ऊर्जा केंद्र है। यहाँ पर लिखो, राज्य में कोयला आधारित प्रथम ऊर्जा उत्पादन केंद्र है। कौन सा है, कोटावाड़ा, याद रखना। अब बात करते हैं इसकी जो यूनिट है या फिर इनकी जो इकाइयाँ हैं वो कितना कितना उत्पादन करती हैं। पहली और दूसरी दोनों यूनिट हैं, ये करीबन 110 का उत्पादन करती हैं। तो दोनों यूनिट हैं 110 का उत्पादन करेंगी तो 220 मेगावाट का उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं तीसरी चौथी और पाँचवीं ये यूनिट हैं, इनका जो उत्पादन होता है वो कितना होता है, वो याद रखना। इसकी जो एक यूनिट है वो 210 का उत्पादन कर रही है, तो लगभग 630 मेगावाट का उत्पादन ये करती है। और बात करें तो इसकी छठी और सातवीं यूनिट हैं, वो कितना कर रही हैं, इन दोनों के बारे में और लिख सकते हो। छठी और सातवीं हैं वो एक यूनिट 195 का कर रही है, तो दोनों कितना करेंगी, 390 मेगावाट का करेगी। ठीक है गाइज, वर्तमान में बात करें तो देखो इसके अंदर तो 7 यूनिट हैं, टोटल कितने यूनिट हैं, 7 यूनिट आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और उत्पादन इसका कितना हो रहा है वर्तमान में, 1240 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। ऊपर वाला अपन पढ़ कर आए थे सूरतगढ़ वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उसमें कितने यूनिट कार्यरत हैं अभी वर्तमान में, तो याद रखना उसके अंदर से 10 यूनिट कार्यरत हैं। ठीक है, उसमें 10 न होकर क्या है, देखो 10 तो टोटल यूनिट हैं, उसमें 2 यूनिट हैं लास्ट की, 8वीं 9वीं और 10वीं हैं, वो क्या हैं, अभी प्रस्तावित हैं। वैसे उसमें वर्तमान में कितनी हैं, 8 यूनिट कार्यरत हैं, ये याद रखना। यहाँ पर लिख सकते हो आप, आपको PDF फाइल मिलेगी तब, ये लिख लो यहाँ पर। कुल यूनिट का नाम आ जाए तो याद रखना 10 यूनिट हैं, और कार्यरत पूछ लिया जाए कितनी है, कार्यरत 8 यूनिट ही काम कर रही हैं, 2 हैं वो तो प्रस्तावित हैं, वो भी याद रखना। अब चल रहे थे अपन किसके बारे में, कोटा वाला हो गया। अब बात करते हैं छबड़ा वाला, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, RPSC का तो फेवरेट है, छबड़ा थर्मल वाला, छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये कहाँ पर है? ये मोतीपुरा गांव छबड़ा में आपको देखने को मिल जाएगा। छबड़ा कहाँ पर है? 12 में आपको देखने को मिलेगा ये। ठीक है गाइज। और ये क्या है? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आ जाती है। लेकिन क्या हो गया, इसमें थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। जब अपन 2022-23 का जब बजट पड़ा था, उस बजट के अंदर से इसमें 2 यूनिट और जोड़ दी गई। लगभग 660 की 2 जोड़ दी जाती हैं इसके अंदर से। तो अब ये किस स्तर का हो गया, ये भी याद रखना। यह आ जाता है अल्ट्रा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट वाला आ गया है। ठीक है, कौन सा है? ये छबड़ा वाला आपको देखने को मिल जाता है के रूप में ये प्रस्तावित है। याद रखना, जैसे ये काम करना स्टार्ट कर देती हैं ये यूनिट, 2 यूनिट जो जोड़ी गई हैं 660 वाली, बाद में ये बन जाएगा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट आ जाता है। अगर एग्जामिनर पूछे तो आपसे किसा पूछेगा कि अगर स्टेशनों का नाम दे देगा कि कौन से टाइप का है, तो याद रखना ये आ जाता है जो छबड़ा वाला है, अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के अंदर से इसको शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर से कौन कौन सी यूनिट हैं, वो बात करें। देखो, इसमें 4 यूनिट हैं। ठीक है, 4 यूनिट हैं। वो कितने की हैं वो भी याद रखना, लगभग 250 मेगावाट की हैं। तो टोटल जो मेगावाट उत्पादन होता है, 1000 मेगावाट इसमें उत्पादन हो रहा है। ठीक है, 2 यूनिट और बात करें तो 660 की हैं, तो लगभग आ जाता है ये 1320 मेगावाट का उत्पादन करेंगी। ठीक है, ये 5वीं और 6ठी हैं। एक चीज़ और याद रखना, राज्य का तीसरा है ये, राज्य का तीसरा कौन सा आता है? सुपर थर्मल पावर स्टेशन है, ये भी याद रखना। इसकी कुल क्षमता बात करें तो 2320 मेगावाट है। कितनी है? 2320। और बात करते हैं इसके अंदर से जो 5वीं और 6ठी इकाइयाँ प्रारंभ होने पर ये क्या बन गया? सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बन गया। ठीक है, और याद रखना राज्य का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? यही आ जाता है। कब स्टार्ट करते हैं वो? 30 जून को स्टार्ट करते हैं, 30 जून 2019 को। 30 जून 2019 को जैसे ही यहाँ पर 5वीं यूनिट और 6ठी यूनिट स्टार्ट हो जाती हैं, बाद में ये क्या बन जाता है? ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बन जाता है। और यहाँ पर लिख सकते हो राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन ये बना है। ठीक है, पावर प्लांट कौन सा है? छबड़ा वाला है, याद रखना। एक और चीज़ याद रखना, राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला पावर प्लांट भी यही माना जाता है। पहला कभी नहीं पूछेगा, दूसरा याद रखना। राजस्थान में दूसरा सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन वाला है। ठीक है, क्षमता पूछे तो 2320 मेगावाट आपको बतानी है। यहाँ पर जो कोयले की आपूर्ति होती है वो छत्तीसगढ़ से की जाती है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखो कौन सा? काली सिंध वाला, इसके बारे में लिख लो यहाँ पर, काली सिंध थर्मल पावर स्टेशन या फिर पावर प्रोजेक्ट लिख सकते हो। ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है। कहाँ है गाइज? झालावाड़ के अंदर से। ये भी क्या है? ये भी सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के अंदर से आ जाता है। इसकी जो पहली और दूसरी जो यूनिट हैं वो करीबन 600 मेगावाट का उत्पादन करती हैं। तो टोटल करेंगी 600 का। ठीक है, तो 1200 मेगावाट का इसमें पहली और दूसरी यूनिट है वो करती हैं। प्रस्तावित 2 यूनिट और हैं, ये याद रखना, प्रस्तावित हैं। कौन सी? तीसरी और चौथी। ये दोनों कितना करेंगी? 660 का करेंगे। तो 660 आ जाती है 2, 1320 का।
इसका उत्पादन ये करेंगी। ये भी फिलहाल तीसरी चौथी यूनिट हैं, ये प्रस्तावित आ जाती है। एक चीज़ और याद रखना, राज्य का ये पहला है, राजस्थान का पहला जहाँ सीधे ही सुपर, ये थोड़ा सा याद रखना, सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाई गई। कौन सा है वो याद रखना, यह जाता है काली सिंध थर्मल वाला है। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सीधे ही क्या लगाई गई है, सुपर क्रिटिकल यूनिट लगाई गई है। और यहाँ पर भी जो कोयला आता है वो छत्तीसगढ़ से सप्लाई होता है। पांचवा लिखो, पांचवा कौन सा जाता है, बांसवाड़ा वाला लिख देते हैं मन, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल वाला, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल ताप ग्रह। ये कहाँ पर है, ये दानपुर में आपको देखने को मिलेगा। और दानपुर कहाँ पर, बांसवाड़ा में आपको आ जाता है। इसमें प्रस्तावित 2 यूनिट हैं, याद रखना 2 यूनिट हैं, ये प्रस्तावित हैं। और इनका जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, 660 का होगा। तो 660 इंटू 2 आ जाता है, लगभग 1320 मेगावाट होगा, पहली और दूसरी आ जाता है। और ये जो है ना, ये निजी क्षेत्र की है, याद रखना। कौन सी क्या जाती है, निजी क्षेत्र की। पांचवा हो गया, छठा बात करते हैं। छठा कौन सी आ जाती है, यहाँ पर लिखो, छठा जाती है बाद रेस। बाद रेस कहाँ पर है, JSW लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है लाडले, कहाँ पर है, बाड़मेर में। ठीक है गाइस, इसके अंदर से क्या होता है, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और इसमें 8 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, कितनी है, 8 यूनिट हैं। और 1 यूनिट का उत्पादन होता है 135 का, तो टोटल आएगा 1080 मेगावाट का उत्पादन इसमें होता है। कितना, 1080 का। सातवीं बात करते हैं, सातवीं लिखो, यहाँ पर आ जाता है बरसिंगसर थर्मल वाली, बरसिंगसर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बारे में अपन बात करें तो ये भी कहाँ पर है, बीकानेर में है। ठीक है गाइस, ये केंद्र सरकार के द्वारा है, याद रखना, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन केंद्र सरकार के द्वारा बीकानेर में चलाई जा रही है। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो 2 यूनिट इसमें लगाई गई हैं और 125 मेगावाट इसका उत्पादन करती है। प्रत्येक यूनिट लगभग 250 मेगावाट का उत्पादन इसमें होता है। ठीक है, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट विद्युत परियोजना है, ये भी याद रखना। क्या लिखोगे यहाँ पर, राज्य में निजी क्षेत्र की प्रथम लिग्नाइट, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रखना, लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है। कौन सी आ जाती है, ये भी याद रखना। आठवीं बात करते हैं, आठवीं कौन सी आ जाती है, देखो, गुड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स। इसके बारे में अपन बात करें तो ये क्या जाता है, BS लिग्नाइट द्वारा स्थापित आ जाती है। इसकी जो क्षमता है वो 125 मेगावाट है क्षमता, बस इतना ही उत्पादन, ज़्यादा नहीं करती है। नौवीं बात करते हैं, नौवीं आ जाती है कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना। ये कहाँ पर है, कवई वाली, ये भी याद रखना, ये 12 में है। कहाँ है लाडले, 12 में जाती है। इसके बारे में बात करें तो देखो, ये क्या है, निजी क्षेत्र का पहला सुपर तापीय विद्युत ग्रह है, अडानी समूह के द्वारा लगाया जाता है। इसकी क्षमता बात करें
तो याद रखना 2 यूनिट इसमें लगाई गई हैं 660 की, लगभग 1320 मेगावाट का उत्पादन इसमें होता है। यहाँ पर लिख सकते हो अडानी समूह का है। 9 हो गई, 10वीं और लिख लेते हैं अपन। कवई के बाद में आ जाती है 9वीं के बाद 10वीं कौन सी लिखोगे? गिरल वाली लिख लो। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। इसके बारे में अपन बात करें तो ये कहाँ पर है ये भी याद रखना। यहाँ पर आ जाती है थुम्बली में। कहाँ पर आएगी ये? थुम्बली। और थुम्बली कहाँ पर पड़ता है? बाड़मेर में ये आ जाती है। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 2007 में की जाती है, लेकिन इसमें उत्पादन जो शुरू होता है वो 2011 में उत्पादन होता है। ठीक है गाइस, आगे बात करें इसी के बारे में। प्रदेश का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तापीय तकनीक के आधार पर काम करता है। ठीक है, क्या लिखोगे? प्रदेश का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। ठीक है, किसके सहयोग से ये भी याद रखना? KLF जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, संचालित किया गया था। इसकी स्थापना के फिर दो जो मतलब क्या बोल सकते हो इसकी क्षमता के बारे में, 2 यूनिट लगाई गई हैं और हर यूनिट कितना उत्पादन करती है? 125 का करती है, तो लगभग 250 मेगावाट का उत्पादन इसमें किया जाता है। ये क्षमता है, याद रखना। कितनी हो गई? 10 हो गई क्या? 11वीं आ जाती है गैस। यहाँ पर लिखो बीट नोक। कौन सी आती है? बीट नोक थर्मल पावर स्टेशन, या फिर पावर प्रोजेक्ट बोल सकते हो। प्रोजेक्ट कहाँ पर है ये? बीकानेर में। कहाँ लाडले? बीकानेर में आ जाती है। ये देखो नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन केंद्र सरकार के द्वारा ये प्लांट है, 2010 से निर्माणाधीन आ जाती है। इसकी क्षमता के बारे में बात करें ना तो लगभग 250 मेगावाट का उत्पादन ये करेगी। 11 के बाद में बात करते हैं, 1-2 और बची हैं बस राज्य सरकार की, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर बाद में पढ़ेंगे अपन केंद्र सरकार की ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में, या फिर बोल सकते हो अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ताप विद्युत परियोजनाओं के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। 12वीं लिखो आप यहाँ पर कपूर्डी व जालीपा थर्मल पावर परियोजना। कपूर्डी व जालीपा थर्मल पावर परियोजना के बारे में बात करें, ये बाड़मेर में है लाडले। कहाँ है? बाड़मेर में है। ये प्रस्तावित है, ये भी याद रखना। ठीक है, प्रस्तावित है। ये लिग्नाइट आधारित परियोजना है और कपूर्डी में अलग है, जालीपा में अलग है। कपूर्डी में 2 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, जालीपा में 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो कपूर्डी के बारे में बात करते हैं। कपूर्डी की जो क्षमता होगी वो 250 मेगावाट की होगी। 250 मेगावाट की 2 यूनिट लगाओगे तो लगभग 500 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा। दूसरा बात करते हैं जालीपा में। जालीपा के अंदर से 4 यूनिट लगाए जाएंगे 250 की, तो कितना उत्पादन करेंगे वो? 1000 मेगावाट का उत्पादन इसके द्वारा किया जाएगा। अब लास्ट और लिख लो फिर इसके बारे में। नाम आ जाता है पलाना हाडला लिग्नाइट पावर प्लांट। ये कहाँ पर है? ये बीकानेर में है गाइज। कहाँ है? बीकानेर के अंदर से आपको देखने को मिल जाता है। इसमें 1 यूनिट है, उसकी जो क्षमता है वो लगभग 125 आ जाती है, तो लगभग 125 मेगावाट उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। कुछ अंतर्राज्यीय भागीदारी वाली भी हैं, उनके बारे में और लिख सकते हो आप। देखो जैसे यहाँ पर लिखो, ये है सिंगरौली। कौन सी आती है? सिंगरौली ताप परियोजना। इसमें राजस्थान का कितना हिस्सा है वो सारा चीज़ आपको देखना बनना है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश की आ जाती है, NTPC के द्वारा चलाई जाती है। कुल क्षमता बात करें तो इसमें
2015 मेगावाट का उत्पादन होता है। राजस्थान का हिस्सा जरूर याद रखना। राजस्थान का हिस्सा इसमें कितना है वो याद रखना। कितना बताओगे? 300 मेगावाट बताओगे। लगभग 15% राजस्थान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश की केंद्र से। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, कौन से लिखोगे? रिहंद वाला, रिहंद ताप परियोजना। रिहंद ताप परियोजना के बारे में बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश की है गाइस। संचालित एनटीपीसी के द्वारा किया जाता है। इसकी जो क्षमता है इसमें बात करें तो 6 यूनिट लगाई गई हैं और इसमें प्रत्येक यूनिट है वो करीबन 500 मेगावाट का उत्पादन करती है। तो टोटल 3000 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का हिस्सा बात कर सकते हो आप यहाँ पर। राजस्थान का जो हिस्सा है वो कितना आ जाता है वो याद रखना। यहाँ पर 310.24 मेगावाट का उत्पादन यहाँ पर राजस्थान का देखने को मिल जाता है। इसमें जो 2 चरणों के अंदर से इसको मिला था, देखो पहला चरण था ना, इस पहले चरण में हिस्सेदारी थी वो 9.5% की थी और दूसरा जो चरण था सेकंड फेज था उसमें 10% की हिस्सेदारी दी जाती है। ठीक है, एक और बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सी आती है? फिरोज गांधी वाला। फिरोज गांधी उच्चहार ताप परियोजना। ये भी कहाँ पर है? ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो कुल क्षमता है वो लगभग 1050 मेगावाट आ जाती है। राजस्थान का जो हिस्सा है वो 155.08 मेगावाट है। ठीक है, कितना आ जाता है? ये राजस्थान का हिस्सा है, राजस्थान का हिस्सा। ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा जो आपके पेपर में नहीं आए। सारी की सारी चीज़ मैं करवा रहा हूँ। जो टॉपिक उठा रहा हूँ उसमें कंप्लीट अपन डिस्कस कर रहे हैं। एक तरीके से आपका रिवीजन हो रहा है। आपका काम क्या करना है? वीडियो को ओनली कानों में डाल के लीड सुनना है। ठीक है, PDF फाइल आपको मिल जाएगी। A to Z में सारी चीज़ आपको रटवा दूंगा। बाद में फिरोज गांधी के बाद में कौन सा आता है? एक और आता है सतपुड़ा वाला। सतपुड़ा ताप परियोजना। सतपुड़ा ताप परियोजना है, ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ के लाडले? मध्य प्रदेश की आ जाती है। कुल क्षमता के बारे में बात करें तो 1330 मेगावाट का उत्पादन होता है। राजस्थान का जो हिस्सा है 532 आ जाता है राजस्थान का हिस्सा। ठीक है, राजस्थान का हिस्सा अगर परसेंटेज में पूछा जाए तो याद रखना 40% राजस्थान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। सतपुड़ा के बारे में बात करें, एक और आ जाता है कहलगांव। ये बिहार की है, याद रखना। कहलगांव ताप परियोजना कहाँ की है? बिहार की है। राजस्थान से बाहर अपन डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो कुल क्षमता है वो लगभग 2340 मेगावाट आपको देखने को मिल जाती है। राजस्थान का हिस्सा जरूर याद रखना। राजस्थान का हिस्सा कितना है? इसमें 113.72 मेगावाट का है। और बात करें परसेंटेज के अंदर से तो लगभग 4.86% इसमें राजस्थान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। कहलगांव के बाद में एक और आती है मेजा वाली। कौन सी? मेजा ताप विद्युत परियोजना। इसके बारे में अपन डिस्कस करें तो ये कहाँ पर है? यूपी में है। इसकी जो क्षमता है 2 यूनिट लगाई गई हैं इसके अंदर से। एक यूनिट है वो 660 का उत्पादन करती है। तो लगभग जो टोटल उत्पादन होगा इसका 1320 मेगावाट का उत्पादन हो जाता है। राजस्थान का हिस्सा जरूर याद रखना। राजस्थान का हिस्सा इसके अंदर से कितना है? 66 मेगावाट है। बोले तो 5% हिस्सा राजस्थान का इसके अंदर से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टाडा ताप विद्युत परियोजना। इसके बारे में अपन बात करें तो ये कहाँ की है? ये भी उत्तर प्रदेश की आ जाती है। इसके अंदर जो कुल क्षमता है वो 1760 मेगावाट आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान का हिस्सा बात करें, राजस्थान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा 43.96 मेगावाट। परसेंटेज में पूछा जाए तो 6.66% है राजस्थान का हिस्सा टाडा ताप विद्युत परियोजना के अंदर। ठीक है, एक और लिख सकते हो आप। यहाँ पर आता है शासन अल्ट्रा मेगा
पावर परियोजना। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करें तो ये मध्य प्रदेश की है। कहाँ की है लाडले? मध्य प्रदेश की जाती है। 6 यूनिट इसके अंदर से लगाई गई है। ठीक है, और हर यूनिट है वो लगभग 660 मेगावाट का उत्पादन करती है। तो टोटल जो इसकी क्षमता बात करें तो 3960 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का हिस्सा बात करते हैं। राजस्थान का हिस्सा तो इसमें 372 मेगावाट राजस्थान का हिस्सा है, लगभग 9.4%। ठीक है, एक और लास्ट आ जाती है मुंद्रा। कौन सी आती है? मुंद्रा अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना। इस परियोजना के बारे में बात करें तो ये गुजरात की है। कहाँ की है? गुजरात की आ जाती है। भारत की पहली अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना यही आ जाती है और इसके अंदर से 5 यूनिट लगाई जाती हैं और इसकी जो टोटल क्षमता है, इसकी जो पहली यूनिट है मतलब कि हर यूनिट है वो 800 मेगावाट का उत्पादन करेगी। तो लगभग 4000 मेगावाट आ जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में लिख सकते हो आप। यहाँ पर लिखोगे भारत की पहली अल्ट्रा मेगा परियोजना, मेगा पावर परियोजना। ठीक है, इसके अंदर जो क्षमता है वो 800 यूनिट एक करती है तो 5 कितना करेंगी? 4000 मेगावाट करेंगी। ठीक है, राजस्थान का हिस्सा लिख सकते हो यहाँ पर। राजस्थान का हिस्सा कितना है? 380 मेगावाट आ जाता है, लगभग 9.50% आ जाता है। तो इस प्रकार से आपकी जो जितनी भी ताप विद्युत परियोजनाएं थी वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं राजस्थान के बारे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाती है जैसे ही क्लास हो जाती है। ठीक है गाइज, आगे अपन बात करेंगे जो गैस आधारित परियोजनाएँ हैं उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं बता देता हूं, और जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ा रहा हूं। आपका काम क्या है? ओनली सुनना है और याद करना है। जैसे भी कोई टेस्ट सीरीज लगा रहे हो उसके अंदर से जो भी क्वेश्चन आए उसको आपको हल करना है। जल्दी अपन क्या करेंगे, एक नई श्रृंखला और लेकर आएंगे PYQ की। जिस टॉपिक को अपने पढ़ा उसके PYQ लगाएंगे, जिसमें से आपको पता चल जाएगा कि आपको जो पढ़े हैं उसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।